जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 10 क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। हम यहाँ पे नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्षेत्र मिति, जिसमें अपन अलग अलग आकृतियां जो अपन पढ़ के आए हैं अपने चैप्टर 6 में, है ना। चैप्टर 5 में जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, इन सब के बारे में अपन पढ़ के आए हैं। और चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार, जिसमें वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। त्रिभुज के प्रकार हमने पढ़े थे कोणों के आधार पे, है ना, भुजाओं के आधार पे। तो अभी अपन क्षेत्र मिति का मतलब क्या होता है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती है जिनका अपन को परिमाप ज्ञात करना और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे कि आपके पास कोई एक आयताकार किताब है या आयताकार कोई आपके पास मेज है, उसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है या परिमाप निकालना है तो किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्षेत्र मिति के अंतर्गत आती है, जो अपना चैप्टर है मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं मेंसुरेशन, है ना। तो अभी अपन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक्सरसाइज अपनी 10.1 है, उसका बेसिक है परिमाप। यानी कि पहले अपन ये जानते हैं कि परिमाप क्या होता है और फिर अपन जानेंगे क्षेत्रफल क्या होता है और फिर इनके ऊपर जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा, है ना। तो सबसे पहले अपन जानते हैं परिमाप के बारे में। परिमाप क्या होता है? परिमाप, और परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं परिमाप को? पैरामीटर। देखिए, जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी आकृति है, ये कोई मैं आकृति बना देता हूं, बस वो आकृति हमारे पास कैसे होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। यानी कि अगर अपन किसी आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल रहे हैं तो हमारे पास वो आकृति बंद आकृति होनी चाहिए। तो इस आकृति का ये जो किनारा है, यानी कि ये आकृति जिस दूरी से घिरी हुई है, ये जो दूरी है इसको बोलते हैं परिसीमा, या इसी को बोल देते हैं अपन परिमाप। इसी को क्या बोलते हैं? परिमाप। जैसे कि मान लो आपका घर है, इस तरीके से कोई आपका घर है, तो आपके घर के जो चारों तरफ की जो चार दीवारी है, वो चार दीवारी की जो लंबाई है वही आपके घर का क्या है? परिमाप है। जैसे कि हमारे पास एक है वर्ग, तो वर्ग में कितनी भुजा होती है? 1 2 3 4 भुजा होती है। तो इन चारों भुजाओं की जब अपन लंबाई मापते हैं और लंबाई का योग करते हैं तो वो क्या होता है? परिमाप होता है। यदि मान लो इसका लंबाई है 2 सेंटीमीटर, तो फिर इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो अब हम इन सबको जोड़ देंगे कि इस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, तो 2 + 2 + 2 + 2, इनके हमने चारों भुजाएं की लंबाइयों को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आया? 8 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का परिमाप कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं कि किसी आकृति के भुजाओं की लंबाइयों का योग। भाई ये वैसे तो भुजा नहीं है, लेकिन इसके चारों ओर की क्या एक परिसीमा है, एक बाउंड्री है, तो उसकी लंबाई निकाल लो। या फिर हमारे पास जो आकृतियां बनती है वर्ग, आयत, त्रिभुज, ये रेखाखंडों से मिलकर बनती है, और इन्हीं आकृतियों में, बंद आकृति में जो रेखाखंड होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? भुजाएं बोल देते हैं, है ना। तो बंद आकृतियों में या आकृतियों में भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। बंद आकृतियों में उनके रेखाखंडों या इन्हीं रेखाखंडों को अपनी क्या बोल देते हैं? भुजाएं या भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। यानी कि किसी बंद आकृति में, यहाँ पे लगाओ में,
उनके रेखाखंडों या भुजा का योग, और यहाँ पे भुजा में लिखो सभी भुजाओं का योग है ना, रेखाखंडों या भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। ये होता है परिमाप। जैसे कि अगर मान लो, अब मैं आपको बताता हूं वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप अगर हमें जानना हो तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए मैं आपके पास 3-4 वर्ग लेता हूं। देखिए एक वर्ग है जिसकी लंबाई प्रत्येक भुजा है 2 सेंटीमीटर की। तो अगर वर्ग की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। चारों भुजा कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। एक वर्ग है जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर की। तो अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो बाकी सारी भुजाएं भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। एक वर्ग है जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अपन वर्ग का परिमाप निकालना चाह रहे हैं। मैंने क्या बताया कि किसी बंद आकृति की भुजाओं का योग क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है। तो अपन जोड़ेंगे, इस पहली आकृति का अपन परिमाप निकालेंगे। 2 + 2 + 2 + 2 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो अपन सेंटीमीटर लगा देंगे, अगर मीटर में दे रखी है तो मीटर लगा देंगे। परिमाप की इकाई, इकाई का मतलब साथ में जो यूनिट होती है वो परिमाप की इकाई, जिस इकाई में भुजा दे रखी है वो इकाई हो जाएगी। इकाई मीटर, सेंटीमीटर आदि होती है। तो ये परिमाप की क्या होती है, इकाई होती है, पैरामीटर। परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अब देखिए 8 सेंटीमीटर, इसका देखिए तो ये दूसरी आकृति है, इसका क्षेत्र परिमाप देखिए 3 + 3 + 3 + 3, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो हम 4 बार जोड़ देंगे। तो देखिए क्योंकि वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 और 3 6, और 6 और 3 9 और 3 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर। और इसका जब आप जोड़ेंगे, ये है अपनी तीसरी आकृति, और इसका परिमाप हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4। तो क्योंकि 4 भुजा है तो चारों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, तो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 16। देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो तो देखो वर्ग में कितने भुजा है, 4 भुजा है। देखो 4 भुजा है, 1 2 3 4, 4 भुजा है, इसलिए क्या, और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। तो एक भुजा की लंबाई कितनी है, एक भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो देखो 4 × 2 कितना होता है, 8। तो देखो अभी भी तो 8 आया ना, अभी भी तो क्या आया, 8। लेकिन हमारा काम थोड़ा सरल हो गया, यहाँ पे हमने 2 को 4 बार जोड़ा, और यहाँ हमने थोड़ा सा किया कि 4 भुजा है और प्रत्येक भुजा क्या है, वर्ग की बराबर है। तो हमें पता है कि वर्ग में 4 भुजा होती है और प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, तो हमने 4 को 2 से गुणा कर दिया। वैसे ही देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 4 भुजा है वर्ग में, और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो बताइए 4 × 3 12 आ रहा है क्या, बोले 12 आ रहा है। तो ये भी हमारा सही है। इसमें देखिए वर्ग में भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और प्रत्येक भुजा की, वर्ग में भुजा 4 है और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ पे 16 आ रहा है क्या, बोला आ रहा है। इसका मतलब है कि सर अगर हम वर्ग का परिमाप निकालना चाहे तो प्रत्येक वर्ग में देखो ये चीज अपनी कॉमन निकल रही है कि वर्ग की भुजा की लंबाई भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये 4 जो है, जो वर्ग की भुजाएं होती है, तो वर्ग तो चाहे आप कितना भी बड़ा ले लो, बड़ा वर्ग लोगे फिर भी उसमें 4 ही भुजा रहेगी, छोटा वर्ग लोगे उसमें भी 4 भुजा। इसका मतलब है वर्ग का परिमाप हम ये लिख सकते हैं कि 4 तो भुजा होती है वर्ग में, और उसकी भुजा की लंबाई यानी 4 × भुजा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। 4 × भुजा हमारा क्या हो जाएगा,
वर्ग का परिमाप। ये हमको यहाँ से देखने को पता चला कि हम कितने भी उदाहरण ले ले, वर्ग के जब चारों भुजाओं को 4 बार जोड़ते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। इससे अच्छा हमें देखिए वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर देते हैं तो भी अपना काम हो रहा है ना। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। अब देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, वो भी ऐसे निकालेंगे। अब आयत क्या है? ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसमें आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि हमारे पास एक आयत ये रहा, ये आकृति फर्स्ट है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आयत में बराबर होती है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर रहेगी। और ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर कर देंगे तो फिर ये आयत नहीं, ये फिर वापस वर्ग बन जाएगा। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या रहती है? बराबर रहती है। तो देखो एक आयत हमारे पास और है जिसकी ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या रहती है? आयत में बराबर रहती है। एक आयत और ले लेते हैं। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो सामने वाले भी 5 सेंटीमीटर, और ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या रहती है? बराबर रहती है। आप देखिए हमने तो परिमाप की परिभाषा लिखी कि बंद आकृतियों में रेखाखंड, अब ये रेखाखंड या भुजाएं तो है, इनको अगर अपन जोड़ देंगे इनका योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो हम लिखेंगे इस आयत का परिमाप, तो देखो एक भुजा है 2, एक भुजा है 3, एक भुजा है 2 और एक भुजा है 3। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 3 5, 2 और 3 5। देखिए ये भी 5 बन गया, ये भी 5, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कि 10 सेंटीमीटर इस आयत का परिमाप आया। देखो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। अब इसका निकालेंगे तो देखिए 3 पहली भुजा, दूसरी भुजा 4, तीसरी भुजा 3, चौथी भुजा 4, तो 3 और 4 7, 3 और 4 7। देखिए 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, यानी कि इसका आया 14 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए ये कितना है, तो इसको भी जोड़ेंगे। पहली भुजा 5, दूसरी 7, तीसरी 5, चौथी 7। तो इनको अगर अपन जोड़ते हैं तो 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 17 और अच्छा 7 है, 17 और 7 अपना हो जाएगा 22, 22 हो गया। 17 और 7 24 हो जाएगा। 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ अपन को क्या देखने को मिलता है कि देखिए ये कितना है? 2 और 3 5। तो क्या अगर अपन 5 को बताइए, एक भुजा की लंबाई कितनी है? 2। अगर ये अगर लंबाई तो ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो देखिए ये वाली है इसकी लंबाई और ये वाली इसकी क्या है? आयत की चौड़ाई। ये वाली आयत की क्या है? चौड़ाई। तो देखो लंबाई 2 है और चौड़ाई कितनी है? सॉरी चौड़ाई 3 है और लंबाई कितनी है? देखो यहाँ पे ये 2 अपनी चौड़ाई है और लंबाई कितनी है? 3 है। तो 2 और 3 बताओ चौड़ाई ऐसा ही तो हो रहा है। देखिए चौड़ाई प्लस लंबाई, वापस चौड़ाई प्लस लंबाई, इनको 2 बार तो जोड़ रहे हैं। कितनी बार जोड़ रहे हैं? 2 बार। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि चौड़ाई प्लस लंबाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। कितनी आएगी? 5। तो अगर अपन इसको 2 से गुणा कर दे, किससे गुणा कर दे? 2 से, तब भी देखिए देखते हैं 10 आता है या नहीं आता है। तो देखो इसको अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 और 2 कितना होता है? 5। तो अपन 2 को 5 से गुणा करेंगे तब भी देखो 10 सेंटीमीटर आता है। यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उससे 2 से गुणा कर दें। देखो यहाँ पर भी देखिए आयत की लंबाई कितनी है? 4, चौड़ाई कितनी है? 3। तो लंबाई है 4, चौड़ाई है 3, और इसको अपन जोड़ेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तब देखिए कितना आता है? तो 2
4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 दूने 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये भी सही है, यानी कि हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, आयत का परिमाप। देखिए यहाँ पर भी हमारा 14 सेंटीमीटर आया था, यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर। यहाँ भी देखिए लंबाई 7 चौड़ाई 5, तो देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे और उसको कर देंगे अपन 2 से गुणा। यानी कि अगर अपन को आयत का परिमाप निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और फिर उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो ये इतना आता है क्या, तो 2 इंटू 7 और 5 12, और 12 को 2 से गुणा करते हैं तो आता है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा सूत्र यहाँ से बन जाता है कि अगर अपन को आयत का परिमाप निकालना है तो वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा होता है आयत का परिमाप। कि हम आयत के परिमाप को निकालने के लिए हम बार बार चारों भुजाओं को नहीं जोड़ेंगे, हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और फिर उनको 2 से गुणा। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी आयत दे रखा है उसकी लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आयत का परिमाप आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, आयत का परिमाप आ जाएगा। अब देखिए बंद सम आकृतियों का परिमाप। देखिए सम का मतलब क्या होता है, समान, यानी कि ऐसी आकृतियां जिनमें सभी भुजाएं क्या होती है, समान। तो त्रिभुज में ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा समान होती है, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज, है ना। तो समबाहु त्रिभुज, तो अपन देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग में भी तो 4 भुजा बराबर है, तो हमने क्या किया, वर्ग में भुजा कितनी है 4, तो 4 को हमने उसकी एक भुजा से गुणा कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि किसी वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, तो आपको 4 से और भुजा दे रखी उससे गुणा कर देना, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो समान सम आकृतियां होती है, यानी कि ऐसी आकृतियां जिनकी लंबाइयां, जिनकी सभी भुजाओं की लंबाइयां समान होती है, वो होती है सम आकृतियां, है ना। सभी भुजाओं की लंबाइयां समान, सभी भुजाओं की लंबाइयां समान। और ऐसी कौन कौन सी आकृति है, तो देखिए जैसे त्रिभुज, और त्रिभुज में कौन सा, समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, तो समबाहु त्रिभुज। और कौन कौन है समबाहु त्रिभुज, ऐसी समबद्ध आकृतियां समबाहु त्रिभुज। वर्ग है अपना, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, सम यानी समान, चतुर यानी 4, भुज यानी भुजाएं, है ना। फिर समपंचभुज, समपंचभुज, सम यानी समान, पंच यानी 5, भुजा, यानी कि एक तो सीधा पंचभुज, लेकिन उसी पंचभुज में अगर सभी भुजाएं समान हो जाए तो समपंचभुज। तो फिर ऐसे आगे बहुभुज चलते रहेंगे, सम षड्भुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज। तो उनका परिमाप आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज में भुजा कितनी होती है 3, और तो 3 इंटू भुजा, यानी कि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो यह हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो कितना, देखिए समबाहु त्रिभुज में भुजा होती है 3, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, तो उसके 3 से हम उसकी एक भुजा को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 इंटू भुजा। यानी कि ऐसी आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं समान होती है, उनका परिमाप कैसे निकालेंगे, उस आकृति में जितनी भुजा है, यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा है तो 3 को अपन उसकी एक भुजा से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। अब वर्ग, वर्ग भी तो एक क्या है, समबाहु है, यानी कि उसकी सभी भुजाएं समान है, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप तो मैंने ऊपर आपको निकाल करके बताया कैसे निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग में कितनी भुजा होती है 4, तो 4 को अपन उसकी एक भुजा से गुणा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। फिर देखिए
इसी प्रकार से अब समचतुर्भुज भी एक वर्ग बन जाता है जब उसके विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये सब हमने पीछे की क्लासों में, पीछे अपने जो चैप्टर में पढ़े थे। फिर समपंचभुज का परिमाप, समपंचभुज का परिमाप। अब बताइए पंचभुज में भुजा कितनी होती है, 5, और सारी भुजा समान है तो अपन 5 को किससे गुणा कर देंगे, उसकी एक भुजा से गुणा कर देंगे। अब ऐसे ही समषड्भुज का, तो समषड्भुज का परिमाप याद करना है तो समषड्भुज में भुजा कितनी होती है, 6, और 6 को उसकी एक भुजा से गुणा कर देंगे। तो ऐसे अपन कितने का भी सम 50 भुज का भी परिमाप याद कर सकते हैं। सम अष्टभुज, सम नवभुज, सम 10 भुज का सबका परिमाप याद कर सकते हैं। अब 10 भुज में भुजा कितनी, 10, तो 10 को अपन उसकी एक भुजा से गुणा कर देंगे। इस तरीके से अपन परिमाप निकालते हैं। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, सभाना, सभाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल कवर के चारों ओर एक किनारी इनकी गोटा लगाना चाहती है। सभाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है। देखिए सभाना है जो उसके पास एक आयताकार टेबल है, आयताकार टेबल का कवर है। अब आयताकार टेबल है तो उस पर कवर भी कैसा जाएगा, आयताकार, जिसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। अब वो क्या करना चाह रही है, इस कवर के चारों ओर ये से किनारी लगाना चाहती है, चारों ओर क्या लगाना चाहती है, किनारी। तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो जितना इस आयत का परिमाप है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का जितना योग होता है उतना ही उसको गोटा लगाना पड़ेगा, किनारी लगानी पड़ेगी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस आयताकार कवर का क्या निकाल देंगे, इस आयताकार कवर का परिमाप निकाल देंगे। तो देखिए आयताकार, आयताकार कवर का परिमाप जितना होगा उतना ही सभाना को किनारी, उतनी ही सभाना को किनारी या गोटा लगाना पड़ेगा। यानी कि जितना इसका परिमाप उतना ही इसको क्या लगाना पड़ेगा, किनारी लगाना पड़ेगा। देखो अब आयत का परिमाप कितना होता है, क्योंकि ये कवर कैसा है, आयताकार है। हमें पता है कि आयत का परिमाप होता है, अभी अभी हमने देखा कि आयत का परिमाप निकालने के लिए हम उसकी लंबाई, देखिए हमें चारों भुजा नहीं दी, क्यों नहीं दी, क्योंकि हमें लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। और हमें पता है आयत का परिमाप हम अभी अभी देख करके आए हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू, यानी कि आयत की लंबाई और उसके चौड़ाई को जोड़ो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उसको 2 से गुणा करवा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयत का परिमाप आ जाएगा। तो देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है, 3, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2, तो इनको जोड़ो तो 2 इंटू, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 3 और 2, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10। अब क्योंकि इकाई किसमें दे रखी है, मीटर में, तो अगर लंबाइयां हमें मीटर में दे रखी है तो परिमाप भी मीटर में, अगर लंबाई हमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो परिमाप भी सेंटीमीटर में, अगर लंबाई हमें मिलीमीटर में दे रखी है तो परिमाप भी मिलीमीटर में, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमें मीटर में दे रखा है तो उसे 10 मीटर किनारी या गोटे की आवश्यकता पड़ेगी। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक धावक यानी कि एक दौड़ करने वाला 50 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर,
चौड़ाई कितनी है 25 मीटर, और ये एक धावक यानी कि दौड़ करने वाला उसके 10 चक्कर लगाता है, 1 2 3 4 5। अब उसने कितनी दूरी तय की, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितना इस आयत का क्या होगा परिमाप होगा। यानी कि धावक एक चक्कर में इस आयताकार पारक का जितना परिमाप है उतनी दूरी तय करेगा। तो वो चक्कर कितने लगा रहे हैं, 10 चक्कर लगा रहे हैं, तो अपन उसको 10 से गुणा करवा देंगे। देखिए धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी आयताकार पारक के परिमाप के बराबर होगी, है ना, क्योंकि वो एक चक्कर काटेगा। इसका मतलब इस आयताकार पारक की बाउंड्री पे घूम के आया है, तो ये हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। जैसे हम परिमाप इस आयताकार पारक का परिमाप निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो धावक एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है। तो फिर 10 चक्कर में निकालने के लिए अपन उसको 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, इसलिए देखिए ये जो मैंने चिन्ह बनाया ना ये वाला, इसको बोलते हैं इसलिए, और मैंने यहाँ पे ये जो चिन्ह बनाया है इसको बोलते हैं चूंकि। इस चिन्ह को अपन क्या बोलते हैं, चूंकि। यानी कि चूंकि हम जानते हैं आयत का परिमाप अभी हमने पढ़ा, और ये है इसलिए, यानी कि अब इसलिए हम आयताकार पारक का परिमाप निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ये कहा कि धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी आयताकार पारक के परिमाप के बराबर होगी, इसलिए या अतः हम आयताकार पारक का परिमाप निकालते हैं। तो ये है इसलिए, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, इसलिए, और इसको बोलते हैं चूंकि हम जानते हैं। अगर हम कोई चीज जानते हैं तो हम ये वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और या हम लगाते हैं ना कि हिंदी में या के लिए अपन गणित में इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह बताता है या के बारे में, या यानी कि हम इसका अपन समीकरणों में यूज करते हैं कि इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला चिन्ह वहां काम में आता है। तो गणित के जो चिन्ह होते हैं उनको भी आपको ध्यान से देखना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि चिन्हों में गड़बड़ भी बड़ी से बड़ी गलती जो होती है वो गणित में ये बड़ी से बड़ी गलती, ये चिन्ह अगर आप छोटी बड़ी से बड़ी गलती तो होती है माइनस प्लस जोड़ गुणा उनकी। अगर आप उनमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हो तो पूरा उत्तर चेंज हो जाता है आपका। और छोटी छोटी गलतियां ये होती है, आप ये चिन्ह नहीं लगाते हो तो वो छोटी छोटी गलतियां। लेकिन गणित में जो बड़ी बड़ी गलतियां होती है वो प्लस माइनस जोड़ गुणा उनमें होती है, यानी कि जोड़ बाकी करने में बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाती है और वो पूरे उत्तर कोई भी चेंज कर देती है। इसलिए आयताकार पारक का परिमाप, तो हमें पता है आप ये आयताकार है तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उसको हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। ये आयताकार आकृति का परिमाप होता है। देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी देर की है 50, चौड़ाई कितनी देर की है 25, तो 25 और 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, और 75 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर आ जाएगा। मीटर में देर किया तो 150 मीटर आ जाएगा, है ना। अब देखो क्योंकि ये कितने चक्कर लगाता है, अब एक चक्कर में, क्योंकि आयत का परिमाप कितना आया 150 मीटर, इसका मतलब वो एक चक्कर में 150 मीटर दूरी तय करता है। तो धावक द्वारा एक चक्कर में 150 मीटर दूरी तय की जाती है। अतः 10 चक्कर में तय दूरी, 10 चक्कर में तय की गई दूरी। तो जब अपन को एक चक्कर की पता है तो अपन 10 चक्कर की निकालने के लिए एक चक्कर की दूरी को 10 से गुणा कर देंगे, वो हो जाएगा 1500 मीटर हो जाएगा।
यानी कि धावक 1500 मीटर की दूरी 10 चक्कर में तय करता है। ये अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 सेमी तथा 1 मीटर है। अच्छा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमें एक आयत का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, जिसकी लंबाई दे रखी है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से। अब क्रम से का मतलब पहले अगर लंबाई लिख रखा है तो पहले वाली जो दूरी है, जो लंबाई है, देखिए ऐसा लिख रखा है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्रम से 150 सेंटीमीटर व 1 मीटर है। अब यहां से अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी लंबाई और कौन सी चौड़ाई? तो पहले लंबाई आया है तो ये क्रम से ये बता रहा है कि पहले लंबाई मतलब ये पहले वाली लंबाई है, फिर चौड़ाई है, ये इसका मतलब है ये चौड़ाई है ना। तो लंबाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 1 मीटर। अब यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है क्योंकि एक जो इकाई दे रखी है वो सेंटीमीटर में और एक दे रखी है मीटर में। मैंने आपको जो दशमलव पढ़ा रखा था या इससे पहले भी जब हमने बताया तो मैंने बताया था कि ये सब चीजें करने के लिए हमारे पास इकाइयां हमेशा बराबर होनी चाहिए, है ना। यानी कि सेंटीमीटर में है तो या तो 2 इकाइयां, अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक इकाइयां हैं तो उनका कुछ भी गणित का काम करने से पहले उन इकाइयों को बराबर किया जाता है। अगर सेंटीमीटर में है तो सभी इकाइयों को सेंटीमीटर में करो, मीटर में है तो सभी इकाइयों को मीटर में करो, किलोमीटर में तो सभी को किलोमीटर में करो, ग्राम में अगर कोई इकाई एक इकाई है तो सभी को ग्राम में करो, और जरूरी नहीं ग्राम में तो सभी को ग्राम में, तो सभी को किलोग्राम में कर लो। अब या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, दोनों इकाइयों को बराबर करो, या तो दोनों को सेंटीमीटर करो या दोनों को मीटर में करो, तभी हमारा उत्तर क्या आएगा? सही आएगा। तो अपन क्या करते हैं, आप देखिए मीटर में करने से फायदा क्या होगा कि अपन को गुणा और भाग करने में दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन फिर भी चलो अपन इस मीटर को, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए अपन 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब अपन देखिए लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, अब अपन काम कर सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं? तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब हमें पता है कि आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, और सॉरी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और बाद में उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 100 और 150 और 100 कितना हो जाएगा? 250, और 250 को जब अपन 2 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है कि एक किसान के आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 240 मीटर तथा 180 मीटर है। वह खेत के चारों तरफ रस्से के द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। जैसा क्या करती 10.4 में दिखाया गया है, उसके द्वारा प्रयोग किए गए रस्से की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनको पहले मिटाते हैं और फिर अपन रस्से की लंबाई निकालते हैं। देखिए एक किसान का खेत कैसा है? आयताकार है। कैसा खेत है? आयताकार। अब वो किसान करना क्या चाह रहा है? वो किसान अपने खेत के चारों ओर रस्सा बांधना चाह रहा है। क्या बांधना चाह रहा है? रस्सा। और रस्से के चक्कर कितने? 3 चक्कर। तो अपन क्या करेंगे? उसके खेत का पहले निकालेंगे परिमाप, बस ऐसे ही। ये 10 चक्कर दौड़ लगा रहा था तो अपन ने एक चक्कर में, यानी कि उस खेत का जो परिमाप होगा वो उसके 1 चक्कर के बराबर होगा, यानी कि 1 रस्से की चक्कर के बराबर, लंबाई के बराबर होगा। तो अपन पहले उसका परिमाप निकालेंगे और फिर उसको 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि वो रस्से का 3 चक्कर लगाना चाह रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये किसान का है खेत और वो इसके खेत के चारों ओर रस्सा बांधना चाह रहा है
और रस्से की कितने चक्कर लगाना चाह रहा है? 3 चक्कर लगाना चाह रहा है। तो ये ऐसे मत समझना सर ये ऐसे दूर दूर कैसे, मैंने आपको समझाया है कि बाढ़ बनाएगा तो यहाँ पे कुछ पट्टी वगैरह जो भी है, यानी कि कोई सहारा रोपेगा जिसके सहारे रस्से को बांधा जा सके, तो वो चारों ओर अपनी बाउंड्री पर ही तो बांधेगा। अपने खेत में बाढ़ करते हैं या तारबंदी करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमको पता है कि हम खेत के हमारे बाउंड्री पे हम अलग अलग कोई सपोर्ट देते हैं, कुछ रोपते हैं, लोहे की चीज रोपते हैं जिसको एंगल बोलते हैं, या जो भी कोई पत्थर रोपते हैं तो उसको रोप करके फिर उसके बांधा जाता है। तार बांधते हैं तो तार, और रस्सा बांधते हैं तो रस्सा। तो उसका कैसे अपन करेंगे? तो इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। इसकी अपन को क्या दे रखी है? लंबाई और चौड़ाई दे रखा है इसके खेत का। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 240 मीटर। तो ये तो है लंबाई तो 240 मीटर, और चौड़ाई है 180 मीटर। तो देखो, किसान द्वारा एक चक्कर रस्सा या रस्से, एक चक्कर में रस्से की लंबाई उसके आयताकार खेत के परिमाप के बराबर होगी। परिमाप के बराबर होगी, यानी कि जो ये किसान जो रस्सा बांध रहा है, उस रस्से के एक चक्कर में रस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी? उसके आयताकार जो खेत है उसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो आप देखो, इसलिए आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप वो कितना हो जाएगा? तो हमें पता है कि आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ो और उनको कर दो 2 से गुणा। तो देखो 2 इंटू लंबाई कितनी है 240 मीटर, चौड़ाई कितनी है 180, इन दोनों को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो। 240 और 180 कितना हो जाएगा? 0। 8 और 4 2 हासिल, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 4 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और इसको जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 4 और 8 840 मीटर आ जाएगा। कितना परिमाप आएगा? 840, यानी कि आयताकार उसके खेत का परिमाप कितना है? चारों ओर की उसकी बाउंड्री की लंबाई 840 मीटर है। तो यानी कि अगर उसको एक चक्कर रस्सा लपेटना पड़ेगा तो 840 आता है 3 चक्कर रस्से की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो एक चक्कर रस्से की लंबाई कितनी आई? 840 मीटर। तो 3 चक्कर की निकालने के लिए अपन 3 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगी 0 4 3 12 का 2 हासिल 1। आप यहाँ पे गुणा कर सकते हो, तो ऐसे ही होगा। देखिए 3 को 0 से गुणा करोगे 0, 3 को 4 से गुणा करोगे 12 का 2 हासिल 1, और फिर 3 को 8 से गुणा करोगे तो 8 दिए 24, 24 और 1 हासिल का 25। तो कितना जाएगा? 2520 मीटर आ जाएगा। यानी कि किसान को 2520 मीटर लंबे रस्से की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई है 250 मीटर और चौड़ाई है 175 मीटर। आयताकार बाग है जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 250 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 175 मीटर। अब हमें क्या करना है? इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, और बाड़ लगाने में और एक मीटर बाड़ लगाने का खर्चा कितना आता है? 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा आता है 12 रुपए। बाड़ लगाने का
खर्चा ये अपन को दे रखा है 12 रुपए। क्या दे रखा, कहाँ पे दे रखा है, देखो ये लिख रखा कि चारों ओर बाड़ लगाने का वे ₹12 प्रति मीटर। प्रति का मतलब प्रत्येक 1 मीटर का कितना पैसा लग रहा है, कितना रुपए लग रहा है, 12 रुपए, यानी कि 1 मीटर का 12 रुपए लग रहा है। तो अपन को चारों ओर जो बाड़ लगेगी उसका कितना रुपया देना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस आयताकार बाग का निकालेंगे परिमाप, और जितना परिमाप आएगा उसी क्या उतनी उसको बाड़ लगानी पड़ेगी। अब 1 मीटर, क्योंकि ये देखो लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखी है, इसका मतलब इसकी जो परिमाप आएगा वो भी मीटर में आएगा। तो 1 मीटर के बाड़ लगाने में 12 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो जितने मीटर की लंबी बाड़ बनेगी उतना ही हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। देखिए आयताकार बाग का परिमाप, तो आयताकार आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उसको 2 से गुणा कर दो। तो लंबाई कितनी है इसकी 250, चौड़ाई कितनी है 175, और इसको कर देंगे अपन 2 से गुणा। तो देखो 250 और 175 को आप जोड़ते हो तो 350, 400, 425 आएगा। कितना आएगा, 425 आ जाएगा। इसको आप 2 से गुणा करते हो तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 4 दूनी 8, 850 मीटर आ जाएगा। यानी कि उस बाग के चारों ओर 850 मीटर की बाढ़ आएगी। कितने मीटर की, 850 मीटर की। अतः 850 मीटर की बाढ़ लगाने में कुल खर्चा, अब कुल खर्चा हमें पैसा निकालना पड़ेगा। तो बताइए, जब 1 मीटर की बाढ़ बनाने में 12 रुपए लग रहे हैं, तो 850 मीटर की बाढ़ लगाने में अपन को 850 से 12 को गुणा करना पड़ेगा। देखिए 1 मीटर की बाढ़ को लगाने में अपन को 12 रुपए लगते हैं, 2 मीटर की बाढ़ लगाने में तो अपन 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 24 रुपए लगेंगे, 3 मीटर की बाढ़ लगाने में तो अपन 3 को 12 से गुणा करेंगे तो हमें 36 रुपए लगेंगे। इसी तरीके से अपन को 850 मीटर लंबी बाढ़ का रुपए निकालना है, तो 1 मीटर का 12 रुपए लगता है, तो 850 का निकालने के लिए 850 को 12 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। 850 को 12 से गुणा करोगे तो 0, और 12 को 5 से गुणा करोगे 60 का 0 हासिल 6, और 12 अट्ठे 96 और 6 102। देखो इतना आएगा। 12 को 0 से गुणा करेंगे 0, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 जब आप जोड़ते हो तो 102 आता है। सही है, तो अपना कितना जाएगा, 10,200 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे, 10,200 रुपए हमारे लग जाएंगे। ये अपने हो गए एग्जाम्पल नंबर 6। और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9। तो अपनी क्लास क्या हो रही है, लंबी। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में ये एग्जाम्पल करेंगे और साथ में क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।